तो गुड आफ्टरनून। चलो, पहले जो हमने लास्ट क्लास में इक्वेशंस पढ़ी थी उसको एक बार दोबारा से देख लें। आज हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो अगर एसिलरेशन कांस्टेंट होता है उसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, और उसके लिए ही ये इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं। तो एसिलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये वैसे सारी वेक्टर इक्वेशंस होती हैं, और ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल सबके लिए एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड एसिलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। बाकी अभी हम वन डायमेंशनल वाले केसेस देख रहे हैं, लेकिन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में भी अगर एसिलरेशन कांस्टेंट है तो इन इक्वेशंस को यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में यहां पर लिख दिया है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। S displacement, displacement is change in position या change in position vector. तो final position vector minus initial position vector is equal to ut plus half at square. Then this can also be written as vt minus half at square या u plus v by 2 into t. एवरेज वेलोसिटी को u plus v by 2 लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है, हमेशा नहीं होगा। इन जनरल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तब है अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड sn gives displacement in nth second which is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। अच्छा, अब कुछ जो डाउट्स थे स्टूडेंट्स के उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं। पहली बात, अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एसिलरेशन और वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग होते हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकते। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग होगी। हाँ, वो आगे पीछे की तरफ हो सकती है, और एसिलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब एसिलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन तो मोशन से पता चल जाती है कि भाई पार्टिकल अगर आगे जा रहा है तो वेलोसिटी आगे की तरफ है। ठीक है, मतलब मोशन वेलोसिटी के कारण होता है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब एसिलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं? तो इसमें इफ स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? स्ट्रेट लाइन मोशन की। तो इन स्ट्रेट लाइन मोशन इफ स्पीड इंक्रीजेस देन acceleration is in the direction of velocity। हाँ, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन से बात कर रहे हैं तो दोनों का एक ही साइन होगा, ईदर दोनों का पॉजिटिव, ईदर दोनों का नेगेटिव। ऐसा, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसका कन्वर्स कि अगर वेलोसिटी और एसिलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। और if velocity and acceleration are in same direction then speed increases। increases को मैंने इससे डिनोट कर दिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड देन सेकंड पॉइंट कि अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज होती है, या स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इफ स्पीड डिक्रीजेस देन एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, और इफ velocity vector and acceleration vector are in opposite directions then speed decreases। नहीं, ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं हम। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बढ़ रही है
तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, वेलोसिटी कम हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये जो सिचुएशन होती है जिसमें स्पीड डिक्रीज होती है, इसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ये वाला जो पॉइंट है, या कई बार डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन का वर्ड भी मतलब यही होता है कि जहां पे स्पीड कम हो रही है। जनरली एसिलरेशन में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बताता है? पॉजिटिव बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एसिलरेशन है, नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में एसिलरेशन। कई बार नेगेटिव डायरेक्शन के एसिलरेशन को भी डिसेलरेशन बोल देते हैं। या कॉमनली डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का मतलब ये है कि मोशन का अपोज हो रहा है। जो एसिलरेशन है वो मोशन को अपोज कर रहा है, यानी कि स्पीड को घटा रहा है, तो उसको रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, अभी एक अच्छा सवाल पूछा कि यहां पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया। एक्चुअली देखो, एक वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। तो वो हमने डिटेल में पढ़ा नहीं था, मैंने कहा था पढ़ने के लिए बोला था। तो एक्चुअली में अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इक्वेशन को, तो वी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, यू स्क्वायर भी सेम रहेगा, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बोल दो। ये हो जाता है 2 इंटू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ऐसे करके हमें वेक्टर फॉर्म में इसको यूज करना पड़ता है। तो एक वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। तो यहां वेक्टर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, और अगर वेक्टर लगा भी दिया तो वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पे वेक्टर लगेगा उस केस में, और वो डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर और एस वेक्टर का। नहीं, वेक्टर का स्क्वायर इज सिमिलर टू मॉड स्क्वायर। मतलब अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज सिमिलर टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं थोड़ा सा। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। टू डायमेंशनल वगैरह में जरूरी नहीं है कि एसिलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, वो वेलोसिटी से कुछ एंगल पर भी हो सकता है। तो बाद में जब हम 2D मोशन की बात करेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी हम वन डायमेंशनल मोशन के हिसाब से ही चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, चलो इसको सेव कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ए, इफ वेलोसिटी एंड एसिलरेशन, ए एसिलरेशन को डिनोट कर रहा है, बी वेलोसिटी को। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पे, है ना? तो उसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ भी देता हूं। A particle starts moving with velocity 5 meter per second in a straight line with constant acceleration of 2 meter per second square. Find velocity at t is equal to 4 second, displacement in 4 second and displacement in 4th second. तो इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएंगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। इनिशियली कितनी स्पीड है उसकी? 5 मीटर पर सेकंड। तो लिख लो पहले तो सब चीजें। और कांस्टेंट एसिलरेशन, अगर कुछ नहीं दे रखा तो सीधी सी बात है दोनों की डायरेक्शन हम सेम ही मान के चलेंगे। तो एसिलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और वन डायमेंशनल मोशन में हम सीधे प्लस माइनस साइन से ही वेक्टर नेचर को यूज कर सकते हैं, उसको मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो कितने सेकंड में पूछी है वेलोसिटी? 4 सेकंड में। तो u हो गया 5, a हो गया 2, टाइम को रखना है 4। तो 5 प्लस 8 13 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी। देन सेकंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आ जाएगा u हो गया 5, टाइम इसमें भी 4 है, प्लस हाफ a है 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो आ गया 20 प्लस 16, दैट इज 36 मीटर। देन थर्ड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। तो एस एन का फॉर्मूला हमने देखा था u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो u तो फिक्स ही है,
कितना 5, A2 है, n की जगह 4 रख देंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 1, क्या रहेगा 5 प्लस 7 दैट इज 12 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। क्लियर है सबको? चलो इसको सेव कर लो। दूसरी कौन सी? हाँ वो भी लग सकती है, लेकिन उससे उससे ज्यादा मेहनत होगी वी स्क्वायर वाली लगाओगे तो। बाकी अगर आसान करना है तो इसमें ये इक्वेशन आसान पड़ती। अगर ये फर्स्ट पार्ट निकाल लिया और दोनों में 4 सेकेंड है तो u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, क्योंकि अब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 1 मिनट, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई 4 सेकेंड के बाद कितनी है 13, और टाइम कितना है 4, तो 13 और 5 18, 18 इंटू 2 36। तो अगर आसान करना था तो इस इक्वेशन से आसान होता, बाकी वीटी वाली लगाओगे तो भी मेहनत उतनी ही हो जाएगी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाली लगाओगे तो भी मेहनत हो जाएगी, ज्यादा कुछ आसानी नहीं होगी उसमें। ठीक है? हाँ, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल 4 सेकंड में, 0 से लेकर 4 सेकंड में कितना हुआ, और 4th सेकंड मतलब सिर्फ चौथे सेकंड में, 3rd सेकंड और 4th सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? चलो तो इसको सेव कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो अब। चलो देखते हैं इसको। 400 आ रहा है तो सही आ रहा है। तो क्या बोला है, इफ अ कार एट रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 होती है। एसिलरेटेड यूनिफॉर्मली, दे रखा है एसिलरेशन यूनिफॉर्म है, टू अ स्पीड, कितनी स्पीड तक एसिलरेट करी, 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 20 सेकेंड। अब देखो यूनिट्स का भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि हमें एक ही सिस्टम में वर्क करना है, चाहे वो एसआई हो, चाहे सीजीएस हो, या जो भी यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं। और आंसर पे भी डिपेंड करता है, जैसे आंसर देखिए मीटर में दे रखा है तो एसआई सिस्टम में आंसर दे रखा है, तो सब कुछ एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर ले, तो इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 से 144 कटेगा, कितना आएगा 8, तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज टाइम। अब क्या पूछा हमसे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अब इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एसिलरेशन नहीं पता। अब या तो हम एसिलरेशन निकालें पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, और फिर एसिलरेशन को यूज करें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, या vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में, या ऐसे केसेस के लिए ये इक्वेशन सबसे बेस्ट होती है u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, कि हमें ये तो पता है कि एसिलरेशन कांस्टेंट है, और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, तो सब्सटीट्यूट कर दो, तो 0 प्लस 40/2 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 400 मीटर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको? ठीक है, देखो क्वेश्चन से सीखना है, ये भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यहां से ये सीखना है कि हमने गलती कहां की, और वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है, किसी ने यूनिट कन्वर्जन हो सकता है नहीं किया हो, किसी ने हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, किसी ने इक्वेशन गलत यूज कर ली हो, गलत लगा दी हो। ठीक है, अब कोई बोले कि सर हमने दूसरी इक्वेशन लगाई, तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। अगर बाई चांस ये ध्यान नहीं आया तो जो 3 इक्वेशन 9th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, वो यूज करो। फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया हमने, तो हमें v पता है 40, u पता है 0, a नहीं पता, t पता है 20, तो यहां से एसिलरेशन आ गया -2, और एसिलरेशन कोई पूछता तो ऐसे ही, सर माइनस नहीं, +2,
ऐसे ही निकाल सकते थे। अब एसिलरेशन के बाद फिर हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। वैसे उसमें भी बेटर ये है क्योंकि पहली टर्म जीरो हो जाएगी, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर में जीरो नहीं होगी, ये जीरो प्लस हाफ इंटू टू इंटू टाइम कितना था 20 का स्क्वायर 400। तो यहां से भी ऐसे देखोगे 400 हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव कर लो इसको। ये अब क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1, after 2 seconds another body b starts from rest with acceleration a2. If they travel equal distances in fifth second after the start of a, the ratio of a1 is to a2 will be। तो इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आता है। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है और उसका एक्सेलरेशन है a1, और उसके 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से, उसका एक्सेलरेशन है a2, और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है फिफ्थ सेकंड में। और किसके बाद पूछा है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, तो ए के स्टार्ट के बाद फिफ्थ सेकंड, यानी कि बी के स्टार्ट के बाद वो कौन सा होगा, थर्ड सेकंड। यानी कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन में कि फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए किसके बराबर है, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि बी वाली 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हुई, तो अगर ए वाली 5 सेकंड चलेगी तो बी वाली 3 सेकंड चली हुई होगी। तो जब ए का 5वां सेकंड चल रहा है, बी का तीसरा सेकंड चल रहा है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसी में आंसर छुपा हुआ होता है। देखो बस उस लैंग्वेज को समझो और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दो। तो फिफ्थ सेकंड में ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो थर्ड सेकंड में बी का होना चाहिए। अब ये nth सेकंड वाली बात कर रहे हैं, तो nth सेकंड का फॉर्मूला u प्लस ए बाय टू इंटू 2n माइनस 1 होता है। अब इसमें दोनों के लिए ही u तो जीरो ही है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रही हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है a1, तो a1 बाय टू इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, और इसका एक्सेलरेशन है a2, तो a2 बाय टू इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। इसमें 5 रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें 3 रखना है, ये 2 से 2 कट गया, तो a1 इंटू 10 माइनस 1 इज 9 इज इक्वल टू a2 इंटू 5। अब रेशो a1 इज टू a2 पूछा है तो उसी ऑर्डर में बताना है, तो a1 बाई a2 बोलोगे तो 5 इज टू 9 होगा। उसको 9 इज टू 5 नहीं लिख सकते, वो लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, a2 बाई a1 पूछते, एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो a2 बाई a1 पूछते तो 9 इज टू 5 आंसर होता। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली a1 बाई a2, तो आंसर आ जाएगा 5 इज टू 9। ठीक है, चलो इसको सेव कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, a particle is moving in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meters per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t seconds. The value of t is, तो पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वेलोसिटी 10 से 20 हो गई 135 मीटर दूरी तय करने में। तो बताओ जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा इस दौरान। चलो तो इसको देखते हैं अब हम। तो क्या बोला है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करें कि जैसे यहां पर वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, कुछ दूरी पर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये दूरी जो है 135 मीटर है। तो हम इसको इस दूरी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, इसको फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, और टाइम हमसे पूछा है। तो इसमें बेस्ट कौन सी इक्वेशन होगी बताओ।
हाँ, तो इसमें u पता है, v पता है, s पता है और t निकालना है, तो बेस्ट यही होगा कि हम ये इक्वेशन लगा ले u प्लस वी बाय टू इंटू टी। इसीलिए ये इक्वेशन हमने और लिखी एक्स्ट्रा, क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 135, u कितना है 10, v है 20 बाय 2 इंटू टी। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम आ जाएगा 135 इंटू 2 बाय 30। तो 135 इंटू 2 इज 270 बाय 30, दैट इज 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकेंड पार्टिकल को लगे होंगे इस जो भी दे रखी है गिवन सिचुएशन उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन है फिर, अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस। As soon as the bus begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with a uniform velocity u. Assuming the motion to be along a straight road, the minimum value of u so that the student is able to catch the bus. तो इसको सोचो थोड़ा सा, ठीक है, वैसे थोड़ा नया तरह का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचो अपने आप से, फिर देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग, इससे बेटर है हम, क्योंकि बन जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, लेकिन पहले हम कुछ चीजें इसमें सीखें कि क्या हो रहा है। देखो, पहली बात क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट है और एक बस है, तो हम इस सिचुएशन को बना लें। तो फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी सिचुएशन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा सा विजुलाइज कर पाते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं। तो ये स्टूडेंट है और यहां पर हम बस बना लेते हैं। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, कि स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम दी बस। एज सुन एज दी बस बिगिंस इट्स मोशन, जैसे ही बस अपना मोशन शुरू करती है विद एन एसिलरेशन, अच्छा बस एसिलरेट कर रही है, तो बस अपना मोशन एसिलरेशन से शुरू करती है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बस की, इसको u2 बोल देता हूं, ये 0 है, और इसका एसिलरेशन कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द बस विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टूडेंट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एसिलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी अच्छा u है वो हमको, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इट्स एसिलरेशन इज 0। हाँ, मतलब 0 को कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन जनरली मतलब एसिलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एसिलरेशन बोलना, मतलब बोलने को बोल सकते हो 0 इज आल्सो कांस्टेंट, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया, एज्यूमिंग द मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट रोड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट स्टूडेंट इज एबल टू कैच द बस। अब देखो, इसको प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा, कि बस है, एसिलरेट कर रही है, एसिलरेट कर रही है मतलब क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ बढ़ रही है, और स्टूडेंट की वेलोसिटी कम हो रही है, क्या कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है, यू कांस्टेंट। अब कह रहे कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि बस को वो पकड़ ले। अब पहली बात, पकड़ने या कैच करने की क्या कंडीशन होगी, देखो क्या होता है, यहां पे दो चीजें जब आ जाती हैं तो ये वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इससे तभी वो उसको पकड़ पाएगा। और अब कैच करने का क्या मतलब है, क्या कंडीशन लगाए, वो कांटेक्ट में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए मतलब, हाँ, तो देखो क्या होता है, जब दो चीजें होती हैं तो उनके लिए हम सिर्फ एक इक्वेशन से काम नहीं चलता, इसके लिए अलग इक्वेशन बनेगी, इसके लिए अलग, लेकिन उनमें क्या रिलेशन है। तो किन्हीं भी दो चीजों के मिलने की, टकराने की,
क्रॉस करने की क्या कंडीशन होती है? जैसे मान लो मुझे किसी से मिलना है, तो क्या चीज फिक्स करेंगे? जैसे मैं मान लो मोबाइल पे किसी से बात कर रहा हूं, यार चल मिलते हैं, तो क्या चीजें फिक्स करेंगे हम मिलने के लिए? एक तो टाइम फिक्स करेंगे और एक लोकेशन, है ना? एक तो मैं टाइम फिक्स करूंगा, चले 4 बजे मिलते हैं। 4 बजे मिलते हैं, कहां मिलते हैं? दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मेरे दिमाग में दो चीजें आएंगी। अगर मिलना है तो वी नीड अ प्लेस एंड टाइम। तो ऐसे ही कहीं पर भी दो चीजों को मिलना है, क्रॉस करना है, टकराना है, देन दे हैव टू बी एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम। ठीक है? दो चीजों के मिलने के लिए क्या जरूरी है कि उनको सेम प्लेस पे सेम टाइम पे होना पड़ेगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो अब बस आगे बढ़ रही है, तो बस बढ़कर यहां पहुंच गई मान लो, और जो स्टूडेंट है वो भी यहां पहुंच जाए। ठीक है, बस पे चढ़ने के लिए। तो बस कैच करने का मतलब यह है कि जितना जहां पर बस है, ये नहीं बोल सकते कि जितनी दूरी बस ने तय की उतना स्टूडेंट करे, नहीं। इंपॉर्टेंट भाई, जैसे मेरे को जाना है, अब कोई एमपी नगर में रहता है और हमने डीबी मॉल में मिलने का डिसाइड किया, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर, एमपी नगर वाले को 1 किलोमीटर। तो जरूरी नहीं कि दूरी दोनों की तय हो, क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों की जगह सेम होनी चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। तो बस जहां पर पहुंची और ये जो स्टूडेंट है वो भी वहां पर पहुंच जाए उसी टाइम पे, तो यहां पे टाइम सेम होना चाहिए, पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब बस ने जो दूरी तय की, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। किसके बराबर होगा बस का डिस्प्लेसमेंट? मान लो टाइम टी पे मिले, ठीक है, तो लेट दे मीट एट टाइम टी। मान लो वो टाइम टी पर मिलते हैं, तो बस की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 1, तो बस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा टी टाइम पे? अरे नालायकों, यू टू टी प्लस हाफ ए टू टी स्क्वायर लग जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। तो यू टू 0 है, ए टू 1 है, तो क्या आ जाएगा? हाफ टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो टी टाइम पे मिलता है अगर वो स्टूडेंट बस से, तो टी टाइम में बस ने दूरी तय की हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, अब स्टूडेंट को भी यहां पहुंचना है उतने ही टाइम पे, तो उतने ही टाइम पे स्टूडेंट यहां से यहां तक गया, तो ये स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अब इसका तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा? u इंटू टी। अब क्या रिलेशन बनेगा? स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या बस के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है उतने टाइम में? नहीं, क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50। तो कंडीशन जो बनेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस प्लस 50। ये देख लो, यही मेन चीज है जो कॉन्सेप्ट यहां पे बनेगा या इक्वेशन बनेगी कि सेम पोजीशन सेम टाइम कब होगी? जब जितने टाइम में बस ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्टूडेंट उतने ही टाइम में बस से 50 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर ले, तभी वो दोनों मिल सकते हैं या स्टूडेंट बस को कैच कर सकता है। ठीक है, यह है समझ यहां तक? अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट है यू टी, बस का है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 50, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2ut इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 100। तो यहां से आ गया हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था कि u की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए?
अब देखो इसमें तो दो वेरिएबल है u एंड t, अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो t u की टर्म में आ जाएगा, t में एक क्वाड्रेटिक है ये, अगर हम क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करेंगे तो लेकिन एक u की टर्म भी आ जाएगी, तो हमें वो नहीं करना है। देखो अब क्या होता है, कई मैथमेटिकल चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस में। अब अगर स्टूडेंट बस को कैच कर रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कैच करने के लिए। अब मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा देखो, अगर बस को कैच कर रहा है वो स्टूडेंट, तो टाइम को कैसा होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा या इमेजिनरी भी हो सकता है? रियल होना पड़ेगा। और ये टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसके रूट्स रियल आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रहा है समझ? तो फॉर टाइम टू बी रियल d should be greater than equal to 0. This implies discriminant क्या होता है? b square minus 4ac। टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है b square is minus 2u का स्क्वायर, तो आ गया 4u square, ये दिस इज b square minus 4, a is 1, c is 100, should be greater than equal to 0। तो 4 से 4 काट दूं तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस तरफ 0 है। तो u square should be greater than equal to 100 and u should be greater than equal to 10। तो यानी u 10 या उससे बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम कितना हो गया? 10। तो 10 आंसर है इसका। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीखने वाला है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार। तो इसको सेव कर लो। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो अब स्टूडेंट एक अलग चीज है, उसके लिए अलग इक्वेशन बनेगी। और कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्टूडेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, हमने मान लिया टी टाइम पे स्टूडेंट बस को कैच कर लेता है, तो टी टाइम में स्टूडेंट कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि स्टूडेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। बस एक अलग चीज है, उसके लिए अलग इक्वेशन लगेंगी, उस पर डिपेंड करेगा बस का मोशन कैसा हो रहा है। बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एसिलरेशन कांस्टेंट है, तो बस का यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन है, स्टूडेंट का यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है। तो बस के लिए इक्वेशन क्या लगेगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसका u बस का u2 और इसका एसिलरेशन a2, तो u2 तो 0 था तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया। अब डायरेक्टली हम बस का डिस्प्लेसमेंट और स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट भी इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे नहीं थे। फाइनली दोनों को सेम पोजीशन पे होना है, लेकिन इनिशियली स्टूडेंट 50 मीटर पीछे था। तो अगर मिलना है तो टी टाइम, मतलब जिस टाइम पर वो मिल रहे हैं उस टाइम पे स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो बस के डिस्प्लेसमेंट से 50 मीटर ज्यादा होना चाहिए, तब वो स्टूडेंट बस को कैच कर पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस प्लस 50। अब स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट ut, बस का u2 0 था तो हाफ टी स्क्वायर और ये प्लस 50। बस इसको देखा तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इस तरह से। अब हमसे मिनिमम वैल्यू की बात पूछ रहे थे तो हमने थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा यहां पर, क्योंकि इसमें टाइम निकालता भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके तो u की टर्म में आ जाता। हम उधर भी कर सकते थे कि ठीक है ना, वो टाइम कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वहां से भी बोल सकते थे, ठीक है, कि टाइम जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो रूट के अंदर जो टर्म आएगी वो कैसी आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। वो रूट के अंदर क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट ही आता है। तो हम सिंपल यहीं से बोल सकते हैं कि ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट टाइम की वैल्यू देंगे और वो टाइम रियल होगा तो बच्चा रियलिटी में बस पकड़ पाएगा। अगर वो रियल नहीं आया मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली। तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी टाइम की रियल वैल्यूज आएंगी। तो उससे हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, टी का कोफिशिएंट, ए क्या हो गया, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे देखा तो हमने u आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम रियल तभी आएगा
जब u 10 मीटर पर सेकंड के बराबर या उससे ज्यादा होगा। तो मिनिमम वैल्यू 10 हो गई कि ना, ये मिनिमम है, और तेज भागेगा तो पकड़ ही लेगा, उससे जल्दी पकड़ लेगा। और भी केसेस में तो मिनिमम पूछ रहे थे। अच्छा, मिनिमम, इसके बाद क्या होगा? एक्चुअली एक्चुअली देखो, बस की स्पीड बढ़ रही है, इसकी कांस्टेंट है, यहां पे बच्चा पकड़ लेगा। उसके बाद क्या होगा? बस की स्पीड तो और बढ़ रही है, तो बस फिर और बस की स्पीड 10 से भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो भी यू की वैल्यू है उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर बस आगे निकल जाएगी, फिर स्टूडेंट पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो अभी क्या है, बस की स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे। मान लो इसे स्टूडेंट की 10 ही मान लेते हैं, तो बस की जीरो से शुरू हुई, जीरो से 1 2 3 ऐसे बढ़ रही है। तो अभी बच्चे की ज्यादा है तो वो अप्रोच करता जा रहा है, इसके नजदीक आता जा रहा है। तो एक टाइम पर ऐसा होगा कि वो पूरा डिस्टेंस कवर करके नजदीक आ जाएगा। अब अगर 10 से ही भाग रहा होगा तो क्या होगा? जब बस की स्पीड 10 हो जाएगी तो बच्चा यहां पहुंच जाएगा बस तक। उसके बाद बस की स्पीड और बढ़ जाएगी, 10 से 11 12 कुछ हो जाएगी, तो फिर बस और आगे बढ़ जाएगी, फिर बच्चा पकड़, मतलब फिर बच्चा पीछे रह जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड से भाग के वो बस को पकड़ सकता है मिनिमम। उससे ज्यादा से भागेगा वो भी पकड़ सकता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 10 से उसको भागना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो पार्टिकल की वेलोसिटी किसी वक्त 10 थी, कुछ दूरी तय करने के बाद या कुछ समय के बाद 30 हो गई। अब मिड टाइम पे नहीं पूछा, मिड पाथ पे, मतलब जितनी भी दूरी तय की 10 से 30 में, उसके मिड पाथ पे, मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी, मतलब अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो d/2 पर क्या वेलोसिटी होगी। तो ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। चलो तो इसको देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि अब ऐसा नहीं कि हर जगह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि डेटा दे दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आंसर आ गया। थोड़ा दिमाग भी लगाना है और ये भी सोचना है। देखो, इतनी सारी इक्वेशंस हैं, सब लग सकती हैं, लेकिन कौन सी इक्वेशन लगाने से फायदा होगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से सीखना है। क्योंकि कई बार हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और हम अटक सकते हैं, रास्ता भटक सकते हैं। तो इसलिए ये सोचना है कि कौन सी इक्वेशन कहां पर यूजफुल होगी। तो दिया क्या है, अभी मैं इसको वेरिएबल में बता देता हूं, ठीक है, वो रिजल्ट याद भी रखा जा सकता है। तो मान लो इनिशियली स्पीड है u, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्पीड हो गई v, ये टोटल डिस्टेंस d है। तो मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, इसको vm बोल देता हूं मैं। मिड पॉइंट मतलब d/2 डिस्टेंस, टाइम नहीं है मिड, मिड पॉइंट, पाथ के मिड पे क्या स्पीड होगी। अब देखो, एसिलरेशन कांस्टेंट दे रखा है हमको। अब पहली बात, टाइम एक तो दिया भी नहीं, और टाइम की टर्म्स में कुछ पूछा भी नहीं, हमसे पूछा है डिस्टेंस की टर्म्स में। तो बेटर है हम टाइम को इन्वॉल्व ही ना करें बीच में, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता यहां से यहां जाने का टाइम क्या होगा। तो इसलिए ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें टाइम नहीं आ रहा हो। और किसको इक्वेट करना है हमें? स्पीड को, डिस्टेंस को, इन सब चीजों को। तो कौन सी इक्वेशन बेनिफिशियल होगी यहां पर? v² - u² = 2as। तो पहले उसको a और b के बीच में लगा लेते हैं। तो बिटवीन या यूजिंग v² - u² = 2as बिटवीन a एंड b। तो क्या हो गया? v² तो v² ही हो गया, u² हो गया, a ही हो गया, एसेलरेशन तो थ्रू आउट कांस्टेंट है, और s की जगह d आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। अब हमें चाहिए ये वाली वेलोसिटी, तो इसको भी इक्वेशन में तो लाना पड़ेगा। अब इसको इक्वेशन में कैसे लाओगे? अब या तो हम a से m तक ऐसी ही इक्वेशन दोबारा लगा लें, या m से b भी लगा सकते हो, जो भी हमें कन्वीनियंट लगे। मैं अभी a से m के बीच में लगा लेता हूं। तो यूजिंग दिस v² - u² = 2as बिटवीन a एंड m। तो अब फाइनल स्पीड क्या हो गई? vm। इनिशियली इसके लिए u ही हो गई,
टू एक्सेलरेशन अभी भी ए है, लेकिन डिस्टेंस d/2 हो गया। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो हमें क्या चाहिए, Vm चाहिए। U पता है, V पता है, A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन से A D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट AD मतलब पूरा एक साथ ही ये प्रोडक्ट ही गायब हो जाएगा, अलग अलग गायब करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन में पूरा AD सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AD, AD की जगह आ जाएगा VM स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यह रहेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2VM स्क्वायर माइनस 2U स्क्वायर। इसको इधर लाओगे तो ये वी स्क्वायर, ये प्लस 2U स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो प्लस यू स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2VM स्क्वायर। यहां से VM आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। इसको याद भी रखा जा सकता है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हैं। वैसे निकालना आना चाहिए, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, लेकिन बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी तो हम इसको यूज करके डायरेक्टली टाइम सेव कर सकते हैं। अब गिवन क्वेश्चन में u कितना था 10 और v था 30, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी 100 प्लस 900 अपॉन 2, यानी कि 1000/2, यानी कि √500 विच इज 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर इसमें आएगा। आया समझ? अब लिखो मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब लिखो तो क्या, ये अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जैसे हमने जो केसेस देखे, तो सबसे कॉमन केस जो हमारे सामने आता है, बहुत कॉमनली यूज होता है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अर्थ जो है सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब हम अर्थ के सरफेस के नजदीक बात करते हैं तो जो एसिलरेशन होता है बॉडीज का वो एक कांस्टेंट एसिलरेशन आता है, जिसको बोला जाता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वैसे केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर हम यूज कर सकते हैं, और वैसे टाइप की सिचुएशंस हमारे सामने ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो अर्थ attracts every object towards its center। तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ each object experiences a constant acceleration in vertically downward direction. This acceleration is called acceleration due to gravity। इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, तो अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वैसे तो सेंटर की तरफ करती है, लेकिन जब हम अर्थ सरफेस के नजदीक बात करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है एक्सेलरेशन हम मानते हैं। तो जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, मोटा है पतला है, जैसा भी है,
सबको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण सबका एसिलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, जिसको जी से हम डिनोट करते हैं। कितनी वैल्यू होती है इस जी की? जी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली 9.8 ही यूज कर लेते हैं, कई बार हम 10 भी यूज कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो समटाइम्स वी कैन यूज इट लाइक 10 और समटाइम्स पाई स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली पाई स्क्वायर भी 9.81 के बराबर आता है। तो कहीं पे कट रहा हो, कैंसल हो रहा हो, अप्रोक्सीमेशन से हम ये कर सकते हैं। वैसे ये 10 तभी यूज करना होता है जब एग्जाम में दिया हो, नहीं दिया तो हमें 9.81 लेके चलना होता है। ज्यादातर क्वेश्चन के आगे लिखा होता है टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जामिनेशन में। हाँ, लेकिन हमारी प्रैक्टिस बुकलेट में हो सकता है ऐसा हर जगह न लिखा हो, लेकिन हम 10 लेके आंसर निकाला गया हो, तो ऐसा मिल सकता है। और बाय चांस अगर हम इससे निकाल भी दें तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, मान लो हमारा आंसर आ गया 25, तो आंसर कोई 24.9 है, तो उसके नियरेस्ट आंसर देख सकते हैं। जी के ऊपर हो सकता है कि किसी ने जी बाय चांस 10 से आंसर निकाल दिया हो। बाकी एग्जामिनेशन में ज्यादातर प्रॉपरली गिवन होता है कि हमें जी को 10 लेना है, तो नहीं दिया तो हम 9.8 लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है और कहां की तरफ होता है? नीचे की तरफ होता है। अब देखो, ये जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं, ये सब क्या होती हैं? वेक्टर इक्वेशंस होती हैं। तो जी हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, जी कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। जी इज ऑलवेज, हाँ, लेकिन जी जो है वैल्यू है उसकी, जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन हो सकता है। देखो, अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, ये हमारे ऊपर होता है, हमने किसको पॉजिटिव माना, किसको नेगेटिव। अब ऊपर पॉजिटिव माना तो भी एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ ही है, तो एक्सीलरेशन को हम माइनस जी लिखेंगे। जी इज नॉट नेगेटिव, जी इज ऑलवेज 9.81, एक्सीलरेशन वुड बी माइनस जी या माइनस 9.81। और ये मानना हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, देखो एक और चीज, अगर क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो कॉमन कन्वेंशन होता है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो अगर ऑप्शंस पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ हैं, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो यानी कि हमें यह लेकर चलना है कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की नेगेटिव। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, हमें अपने अनुसार चूज करना है कि भाई जैसा भी मोशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन चूज करनी है, वेक्टर के अकॉर्डिंग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम ऊपर भी पॉजिटिव मान सकते हैं और नीचे भी। अगर हम नीचे पॉजिटिव मानेंगे तो भी अर्थ का एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ ही है, तो हम ए को यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस जी के बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं, एक मिनट रुक जाया करो यार, बीच में मत बोला करो। और कुछ नहीं दिया है तो दिस इज दी कॉमन कन्वेंशन। कॉमन कन्वेंशन ये है, अगर कुछ नहीं दिया तो हमें इसको मानते हुए आंसर मार्क करना है। फिर बहस नहीं कर सकते कि सर हमने तो नीचे मान लिया, नहीं। अगर कुछ नहीं दिया और ऑप्शन साइन के साथ हैं तो वी हैव टू कंसीडर दिस। और अगर कुछ नहीं दिया और हमें अपने हिसाब से चूज करना है तो हम ऊपर भी पॉजिटिव मान सकते हैं, नीचे भी। जी हमेशा नीचे की तरफ ही होगा, जी हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन प्लस जी या माइनस जी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है या किसको नेगेटिव माना है। क्या हुआ? अटक रही है क्या वॉइस? थोड़ी देर पहले अटक रही थी, अच्छा चलो ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा कि हमने क्या बोला कि जी हमेशा पॉजिटिव है। कॉमन कन्वेंशन होता है ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे को नेगेटिव। तो कुछ नहीं दिया और ऑप्शंस वगैरह साइन के साथ दिए हैं तो इसको ही मानते हुए आंसर निकालना है। और अगर किसी क्वेश्चन को हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो, और कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करते हैं तो एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा,
और अगर नीचे पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करते हैं तो एक्सेलरेशन प्लस जी हो जाएगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एक्सेलरेशन नीचे ही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको या नीचे। ऊपर जा किससे रहा है? अगर ऊपर फेंकने से वेलोसिटी से। मोशन इज ड्यू टू वेलोसिटी। तो अगर हमने किसी चीज को ऊपर फेंका तो वो ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे होता है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए उसका रिटार्डेशन होता है, स्पीड कम होती है उसकी। फिर वो रुक जाएगी, फिर नीचे आएगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो गए तो स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग केसेस की हम बात कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं, पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। यह सरफेस है, ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। तो h हाइट से हमने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। ठीक है। अब इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम रिजल्ट निकाल के याद रखेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? अभी एज ए हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो रिजल्ट हमें याद रखना है। फाइंड फर्स्ट टाइम टू स्ट्राइक द ग्राउंड, सेकंड स्पीड just before striking the ground। ठीक है। तो मेन तो यही दो चीजें हैं, बाकी कुछ होगा तो वो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट भी याद रखने होते हैं। तो हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया h हाइट से। ड्रॉप करने का मतलब छोड़ दिया। ठीक है। छोड़ दिया मतलब जस्ट ऐसे रिलीज किया, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन क्या उसका एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। हमने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो उसकी वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगा या वो भी नहीं होगा? होगा। कितना होगा? हाँ, 9.8 या जी। देखो एक और चीज, जब हम क्वेश्चन वेरिएबल में पूछते हैं तो आंसर वेरिएबल में ही देना, मतलब जी को जी ही रहने दो। जब न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो जी की न्यूमेरिकल वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब हमने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो हमारे सामने अब क्या हो गया? u इज 0। अब देखो पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे। ग्रेविट एक्सेलरेशन भी नीचे, पार्टिकल भी नीचे। तो ऐसे केस में हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होता है? हम नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लें, क्योंकि हम ऊपर पॉजिटिव मानेंगे तो सारी चीजें नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव नंबर हमें अच्छे नहीं लगते। तो अगर बच सकते हैं उससे तो बचने की कोशिश करते हैं। देखो जहां नहीं बच सकते वहां कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां बच सकते हैं हम बच लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हम अपने अनुसार साइन कन्वेंशन ले लेते हैं डायरेक्शन का। तो हमने नीचे को पॉजिटिव मान लिया। तो एक्सेलरेशन प्लस जी होगा या माइनस जी होगा? भाई प्लस जी होगा ना, नीचे ही है ना एक्सेलरेशन। तो प्लस तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो एक्सेलरेशन इज जी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज जी। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को ग्राउंड पे टकराने से। तो मतलब कौन सी इक्वेशन लगाए? हमें टाइम चाहिए और ये डिस्प्लेसमेंट पता है एक तरीके से कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वो यहां पे आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दें। तो s को कितना लिखेंगे? h। और पॉजिटिव ही, क्यों? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ही हो रहा है और नीचे को ही हमने पॉजिटिव माना, तो s इज इक्वल टू h। u कितना है? 0। और a की जगह आ जाएगा g।
और टी को मैं कैपिटल टी बोल देता हूं, इसको कई बार टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल देते हैं, तो कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। मान लो टी टाइम लगा उसको जमीन पे टकराया जब वो, तो दिस इज टाइम टी, यहां पे था टाइम 0। तो कितना आ जाएगा टाइम, कितने टाइम क्या टकराएगा, √2h/g। तो इसको याद भी रखना चाहिए, कई जगह पर काम आ जाता है कि एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो जमीन से कितने टाइम के बाद टकराता है, √2h/g। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में स्पीड निकालनी है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है, ये हम स्पीड की बात करते हैं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। टकराने के बाद या टकरा चुका है तब बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम किसकी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एसिलरेशन कांस्टेंट। एसिलरेशन कब तक कांस्टेंट है, जब तक पार्टिकल हवा में है। जैसे ही वो जमीन से टकराएगा, टक्कर के कारण और उस पर फोर्स वगैरह लग जाते हैं, उसका एसिलरेशन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, टकराने से जस्ट पहले, तब तक एसिलरेशन उसका कांस्टेंट रहेगा। तो अब कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए इसमें हमें, देखो v इज इक्वल टू u+at भी लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम निकाल लिया। अगर मान लो टाइम नहीं निकाला होता, सिर्फ हमसे कोई स्पीड ही पूछता, तो कौन सी, हाँ, तो फिर वो वाली इक्वेशन ज्यादा फायदेमंद होती, v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियली 0 है, एसिलरेशन नीचे की तरफ है, पॉजिटिव ही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही है, पॉजिटिव ही है, तो 2gh। तो v इज इक्वल टू √2gh। तो ये तो एज ए रिजल्ट ही याद रखने। उसके बाद कोई और पूछ सकता है कि भाई h/2 पे स्पीड क्या होगी, टाइम कितना लगेगा, तो वो इक्वेशंस हमें पता है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन, उनका यूज करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट लेकिन याद रखो, कई जगह काम आ जाते हैं और टाइम सेव करते हैं हमारा। सेव कर लो इसको। चलो, टाइम भी हो गया क्लास का, ठीक है। तो फिर इतना ही करते हैं आज। टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं, मतलब टाइम टू स्ट्राइक द ग्राउंड, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल देते हैं। मतलब फ्लाइट मतलब कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा जमीन पे टकराने से पहले। तो स्पीड तो बढ़ रही है ना, 0 से √2gh हो गई ना, कांस्टेंट थोड़ी है, 0 से बढ़ते बढ़ते टकराते वक्त कितनी हो जाएगी, √2gh हो जाएगी। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ रही है, जब टकराने वाला होगा तो ये स्पीड हो जाएगी, इसके बीच पहले कम होगी, उसकी हम बात नहीं कर सकते जब तक कुछ बोला नहीं है उन्होंने। टकराने के बाद क्या होगा, हम उसकी बात नहीं कर सकते जब तक हमें और कुछ डिटेल नहीं पता। तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कोलिजन, तो उसकी अभी हम चर्चा नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल। आज तुम प्रैक्टिकली देखो ना, अपन ने एक मिट्टी का वो गिराया, या आटे का जो अपना गूंथा हुआ आटा वो गिरा दिया, क्या हो जाएगा टकराने के बाद, चिपक जाएगा। रबर की गेंद गिरा दी, रबर की गेंद गिराओगे क्या हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये कोलिजन कहलाता है, टक्कर, कोलिजन, इंपैक्ट, वो अलग एक चैप्टर है। फिर तो सब चीजें पढ़ेंगे, तो फिर उसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है कोलिजन रिलेटेड, तो हम बता सकते हैं कि उछलेगा तो कितनी ऊंचाई तक उछलेगा, या चिपक के रह जाएगा, तो वो कोलिजन का पार्ट हो जाता है।